नमस्कार साथियों, फन स्टडी विथ मी हिस्ट्री में आपका स्वागत है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में एसएससी बैंक व लेखपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस व एसआई अन्य कंपटीशन के एग्जाम के लिए ये बेसिक पॉइंट्स इतिहास संदर्भ में आने बहुत जरूरी है। अगर इतिहास की बात की जाए तो इतिहास की पहले हम विषय सूची देखेंगे। विषय सूची में सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, फिर आदि ऐतिहासिक काल, फिर ऐतिहासिक काल की बात की जाएगी। साथियों, अगर प्रागैतिहासिक काल की बात की जाती है तो प्रागैतिहासिक काल में प्रगे का अर्थ हो जाएगा पहले, ऐतिहासिक मतलब इतिहास के अर्थात इतिहास के पहले का समय। इतिहास के पहले का समय, तो इतिहास के पहले के समय में मानव क्या करता होगा, यानी उस समय मानव कुछ प्रयोग करना चालू कर दिया था। उसका प्रयोग का नाम था पत्थर। क्या प्रयोग करता था उसमें मानव? पत्थर प्रयोग करता था। साथियों, अगर पत्थर प्रयोग करता था तो पत्थर को पाषाण कहा जाता है। पत्थर को पाषाण कहा जाता है और इस पाषाण को उसने एक युग तक चलाया, अर्थात इस पाषाण, इस पत्थर को एक समय तक उसने प्रयोग किया जिससे शिकार आसानी से कर सके तो और अपना बचाव भी करता था। तो इस पत्थर के युग को पूरे पाषाण का युग कहा गया। क्या कहा गया? पाषाण का युग, इसलिए पाषाणकालीन युग कहा जाता है। साथियों, अब ये पत्थर, इस पत्थर को कब उसने मोटा प्रयोग किया, कब उसने पतला प्रयोग किया, कब एकदम और पतला प्रयोग किया, इसको ध्यान में रखते हुए इतिहासकारों ने उसे तीन भागों में विभक्त किया है। पहला है पूरा पाषाण काल, यानी कि सबसे पहले जब उसने प्रयोग किया। ये पूरा पाषाण काल में समय कब का है तो ये पता नहीं समय कब का है, लेकिन 8000 तक के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि अज्ञात काल से लगा करके 8000 ईसा पूर्व तक के समय को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। साथियों, फिर मध्य पाषाण काल की बात की जाए तो अब 8000 से चालू होगा और 4000 तक रहेगा। मध्य पाषाण काल में सबसे पहले मान लीजिए इतना मोटा पत्थर प्रयोग करता है और कम ऐसे नुकला प्रयोग करता है, इतना मोटा। तो अब इसमें कम नुकला प्रयोग करेगा, एकदम ऐसा नुकला प्रयोग करेगा और कम मोटा प्रयोग करेगा मध्य पाषाण काल में। फिर बात कर लेते हैं नव पाषाण काल। तो इस नव पाषाण काल में धीरे धीरे उसने रहन सहन, खान पीन व अन्य चीजों पर विशेष ध्यान देता है और अपना विकास करता है। नव पाषाण काल में ही वो आग की खोज करता है। प्रारंभ आग का मध्य पाषाण काल में ही मिलता है, लेकिन प्रयोग वो चालू कब करता है? ये नव पाषाण काल में करता है। फिर बात कर लेते हैं, अब इस मानव का विकास होना प्रारंभ हो चुका था। अगर विकास होना प्रारंभ कर चुका था, लेकिन इसने सिर्फ पत्थरों का प्रयोग किया। अभी तक कहीं पर मैंने लिखित साक्ष्य इसने नहीं किया। कैसे भी करता है, क्योंकि इस समय वो सिर्फ अपना पेट भरता था, तो इसीलिए इस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम समझें तो ये समझ सकते हैं कि जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य न मिलता उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। बात कर लेते हैं आदि ऐतिहासिक काल की। तो साथियों, इसमें मुझे साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन अब इसमें पढ़ा नहीं जा सका। एक अक्षर इधर लिखा, दूसरा इधर लिखा, तीसरा फिर ऐसे लिख दिया, चौथा ऐसे लिख दिया, तो अब इसमें पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा किसको क्या डिनोट कर रहा है। तो ये सभ्यता में कहाँ मिली है ये सच का? सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं। दूसरा वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में बात की जाए और सिंधु घाटी सभ्यता में बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से लगाकर 1500 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। ये बात याद रखना साथियों, ये क्वेश्चन आते हैं कि कब से कौन सी सभ्यता थी। तो 2500 लगा करके 1500 ये एनसीईआरटी हमारा मानता, इसी को हम लोग मानते हैं। विद्वानों के मत अलग अलग हैं। फिर बात कर लेते हैं वैदिक सभ्यता की। उस समय जो हमारे वेदों की रचना हुई, तो वेदों की रचना 1500 शताब्दी से लगाकर 600 ईसा पूर्व के मध्य बताई जाती है। इसी समय वैदिक वेदों की रचना हुई। साथियों, इस वैदिक सभ्यता को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक भाग ऋग्वैदिक काल
और दूसरा भाग उत्तर वैदिक काल। एक भाग ऋग्वैदिक काल, दूसरा भाग उत्तर वैदिक काल। फिर मैं बता रहा हूँ, आदि ऐतिहासिक काल में हमें लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांस्य को जानते थे और कांस्य के साथ साथ तांबे को भी जानते थे, अर्थात धातुओं का प्रयोग उन लोगों ने चालू कर दिया था। वैदिक सभ्यता में जो था लोहे का भी प्रयोग पता चलता है, लोहे का प्रयोग पता चलता है। ये मुख्यतः महाजनपद काल से प्रारंभ लोहे का माना जाता है। लेकिन अब बात कर लेते हैं ऐतिहासिक काल की। ऐतिहासिक काल में मुझे लिखित साक्ष्य भी मिला है और इसे पढ़ा भी जा चुका है। अब बात कर लेते हैं ऐतिहासिक काल में। तो ऐतिहासिक काल को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं प्रमुखता से। एक हो जाएगा प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास, तीसरा आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास भारत का, मध्यकालीन इतिहास भारत का और आधुनिक इतिहास भारत का। फिर विश्व का भी हम पढ़ सकते हैं। कहाँ का? विश्व का पढ़ सकते हैं। साथियों, बात कर लेते हैं प्राचीन भारत की। सिर्फ मैं विशेष सूची बता रहा हूँ और इस विशेष सूची में प्राचीन भारत को कब से कब तक मानते हैं? 600 ईसा पूर्व से लगाकर 712 ईसा पूर्व तक मानते हैं। और यहाँ पर ऋग्वैदिक काल को 1500 से लगा करके 1000 तक ऋग्वैदिक काल माना जाता है। ये क्वेश्चन आया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग याद रखना। और उत्तर वैदिक काल को 1000 से 600 ईसा पूर्व तक मानते हैं। फिर उत्तर वैदिक काल 600 ईसा पूर्व तक रहता है। फिर प्राचीन भारत वहीं से चालू होता है जब हमारे महाजनपदों का उदय होता है। फिर ये 600 ईसा पूर्व से 712 ईसा पूर्व तक रहते हैं। मध्यकालीन 712 से 1707 तक रहता है और 1707 से 1964 तक हमारा आधुनिक भारत का इतिहास रहता है। बात कर लेते हैं प्राचीन भारत की। तो प्राचीन भारत में महाजनपद का उदय कैसे हुआ, थोड़ा सा हम समझते हैं। मान लीजिए ऋग्वैदिक काल में प्रमुखता गाय को दी जाती थी। किसे? क्योंकि खाने के लिए गाय से दूध मिल जाता तो उनका पेट भर जाता था। पहले भोजन की बड़ी समस्या होती थी। तो मान लीजिए एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास 20 गाय है और दूसरा व्यक्ति पड़ोस का है, उसके पास भी 20 गाय है। तो अब याद रखना, ये 20 गाय अगर कोई ये पड़ोस का राजा इसे छीन ले तो उसके पास 40 गाय हो जाएंगी। तो एक बड़ा साम्राज्य बन गया, मतलब एक क्षेत्र ज्यादा मिल गया उसे। तो अब इस पूरे क्षेत्र का मालिक हो जाएगा। तो एक पड़ोस में दूसरा जो था उसके पास 20 ही थी। तो अब एक बात समझ में आ रही है, इसके पास 40 है, इसके पास 20 है, तो ये बड़ा 40 वाला बड़ा हो गया 20 वाले से, 40 वाला बड़ा हो गया 20 वाले से, तो ये राजा बड़ा हो जाएगा। अब इन 40 गायों की देखभाल करने के लिए कुछ आदमी नियुक्त करने पड़ेंगे। तो अगर आदमी बनेंगे तो आदमी से ये संदर्भ में आ जाता है कि जब आदमी नियुक्त करना होंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि कुछ सैनिक रखने पड़ेंगे। अगर सैनिक रखने पड़ेंगे तो यहीं पर राजा का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो जो इसका मेन आदमी होगा बैठेगा और ये सैनिक इनकी रखवाली करेंगी गायों की। तो सैनिक का कॉन्सेप्ट आता है। अब क्षेत्र बड़ा होता है तो इस क्षेत्र का राज्य भी बड़ा हो जाएगा। तो राज्य बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पर ग्रामवासी ज्यादा आएंगे, जैसे शहर की तरफ पलायन करेंगे। तो अब ये शहर धीरे धीरे गांव से शहर में तब्दील हो जाएगा। अगर गांव से शहर में तब्दील होगा फिर शहर से एक बड़ा राज्य का रूप लेगा। मैं फिर समझाता हूं। गांव पहले जन था, फिर जन से जनपद बन गया, जन से क्या बना? जनपद, और जनपद से महाजनपद बना, महाजनपद बना, और महाजनपद से राज्य बनेगा, और राज्य से एक महाजनपद से प्रांत बनेगा, महाजनपद से प्रांत बनेगा, और प्रांत से एक राज्य बनेगा। ये क्रम चलता है। आगे फिर बात करते हैं इसमें। महाजनपद जब उदय होता है, इन महाजनपदों का कब उदय होता है? इस महाजनपद का जब उदय होगा वो 6ठी शताब्दी में होगा, यानी 600 ईसा पूर्व में होगा। और इस महाजनपद में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद बनकर के आएगा, यानी जो भी मैंने गाय का कॉन्सेप्ट बताया था, यानी सबसे ज्यादा जिसके पास भूमि होगी, सबसे ज्यादा जिसके पास ताकत होगी, जिसके पास सबसे ज्यादा क्षेत्रीय विस्तार करने की क्षमता होगी, वो महाजनपद होगा मगध। मगध की कंडीशन ही ऐसी होती है कि वो अन्य राज्यों पर आक्रमण कर सकता है और उसके क्षेत्र में अधिक से अधिक
जो है वो मतलब जो खनिज पदार्थों की पर्याप्त मात्रा मिलती है, और वो उसकी स्थिति भी ऐसी होती है कि उस पर आक्रमण करने से पहले कोई दूसरा राजा सोचता था और वो जिस पर चाहता था आक्रमण कर देता था, क्योंकि उसके आसपास मगध के आसपास क्षेत्र जो था पहाड़ियों से घिरा हुआ था। ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इसी समय इसमें एक मौर्य काल आ जाता है और मगध का राजा घनानंद होता है, जिसे घनानंद को हरा करके मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य काल की नींव डालता है। साथियों, ये मौर्य काल उत्तर भारत में होता है। मगध साम्राज्य कहाँ, बिहार क्षेत्र है, बिहार हो जाएगा आपका, पूरा मध्य प्रदेश हो जाएगा इधर, और पंजाब हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, और जो है आपका इधर राजस्थान और मतलब गंधार ये एरिया हो जाएगा। लेकिन दक्षिण भारत में तब तक दक्षिण भारत यानी तमिलनाडु हिस्सा उस समय संगम काल चल रहा होता है। संगम काल मतलब उस समय वहां पर संगम होते हैं, जो मतलब विद्वान होते हैं उनके संगम होते हैं। ठीक है, दो मदुरै में हुए हैं, एक अलग हुआ है। अब बात कर लेते हैं मौर्योत्तर काल की। साथियों, मौर्य काल का जब पतन हो जाता है तो उसके बाद के काल को मौर्योत्तर काल कहा जाता है। ये 184 ईसा पूर्व से 313 ईसा पूर्व तक है। साथियों, मौर्योत्तर काल के बाद यानी कि मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल के बाद गुप्त काल आता है, जिसकी नींव श्रीगुप्त डालता है। ये 319 से 550 ईस्वी तक रहता है। फिर गुप्त साम्राज्य का जब पतन होता है तो हर्षवर्धन काल आता है और हर्षवर्धन मतलब राज्य बनता है, हर्षवर्धन का राज्य बनता है। यह बात समाप्त करते हैं प्राचीन भारत की, यहीं पर समाप्त होगा। फिर अब बात कर लेते हैं मध्यकालीन भारत की। मध्यकालीन भारत 712 से ईस्वी से चालू होगा। मध्यकालीन भारत को हम दो भागों में बांटते हैं, एक 7 से 12 यानी 8वीं शताब्दी, और 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक। कहां से, 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक, यानी कि 700 प्लस के समय से 1200 तक के समय तक। 700 के समय से 1200 तक के समय के बीच के काल को पूर्व मध्यकालीन काल कहा जाता है, यानी कि मध्यकाल से पहले का समय। इस समय जो राज्य थे उत्तर भारत में, ये उत्तर भारत है, इसमें गुर्जर थे, प्रतिहार थे, राजपूत थे और पाल वंश था। पाल वंश बंगाल के हिस्से में था, जहां का शासक गोपाल था। पहला गोपाल ने ही पाल वंश की नींव डाली थी। मध्य भारत की साथियों बात की जाए तो मध्य भारत में चालुक्य थे उस समय। किस समय, 8वीं से 12वीं शताब्दी तक चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट ये मतलब जो है त्रिकूट आपको युद्ध मिलेगा आपको कन्नौज में। फिर अगर दक्षिण भारत में उसमें बात की जाए तो ये तमिलनाडु और जो है केरल के हिस्से में चेर थे, इस हिस्से में पांडेय थे, और इस हिस्से में चोल थे। अर्थात आंध्र प्रदेश के हिस्से में चोल, तमिलनाडु के हिस्से में पांडेय और केरल के हिस्से में चेर थे। ये बात कब की है, 8 से 12वीं शताब्दी तक। फिर राज्य बदलते हैं, राजा बदलते हैं, और आता है उत्तर इधर 12वीं शताब्दी के बाद 18वीं शताब्दी तक, जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है। 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक, 1707 तक। इसमें बात करते हैं राज बदलता है। उस समय उत्तर में चौहानों का राज होता है। किसका होता है, चौहानों का राज। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज को पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है। इस पृथ्वीराज चौहान को हरा करके दिल्ली में मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी हराता है और कुतुबुद्दीन ऐबक उसका दास होता है। उसने दिल्ली में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। फिर इस दिल्ली सल्तनत में इब्राहिम लोदी को बाबर हराता है और मुगल साम्राज्य की नींव डाल देता है। साथियों, उसी समय बीच में क्या होता है, बीच में यानी कि भारत के मध्य भाग में भारत के विजयनगर, जिस समय दिल्ली सल्तनत चल रही होती है उस समय विजयनगर अपना आजाद हो जाता है तुगलक वंश के काल में। उसी समय बहमनी राज्य भी अलग हो जाता है। विजयनगर साम्राज्य की नींव जो रखते हैं, यानी कि विजयनगर साम्राज्य जो बनाते हैं वो हरिहर और बुक्का बनाते हैं। फिर बात कर लेते हैं दक्षिण भारत की। तो दक्षिण भारत में उस समय चेर तो थे ही, लेकिन इस हिस्से में बदलते हैं और यहाँ देवगिरी के यादव आ जाते हैं और वारंगल के काकतीय आ जाते हैं और द्वार समुद्र के होयसल आते हैं। मतलब इस बाकी हिस्से में जो होता है, इस हिस्से में पूरे इस हिस्से में दक्षिण में चेर, देवगिरी के यादव और वारंगल के काकतीय, द्वार समुद्र के होयसाल। क्वेश्चन आता है द्वार समुद्र की होयसाल की राजधानी क्या थी, द्वार समुद्र थी।
होयसाल की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र थी। अब बात कर लेते हैं आधुनिक भारत की। आधुनिक भारत में हमें क्या क्या पढ़ना है? अब समझिए साथियों, मुगल आए, मुगलों जब सबसे आखिरी में क्या है, हमारे यहाँ मुगल चल रहा है। कौन चल रहा है? मुगल। अब मुगलों के ही काल में हमारे यहाँ यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है। कब होता है? 1498 में। कब होता है? 1498। 1498 में यूरोपीय कंपनियां पहली बार आती हैं भारत। उस यूरोपीय कंपनी पहली बार आने का श्रेय जिसे होता है उसे पुर्तगाली को होता है, यानी पुर्तगालियों ने पहली बार भारत में कदम रखा। पुर्तगालियों के बाद डच आते हैं जो 1602 में आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं 1608 में, फिर डेनिश आते हैं 1616 में, फिर फ्रांसीसी आते हैं 1664 में, फिर स्वीडिश आते हैं 1731 में। साथियों, अब पुर्तगाली आ गए हमारे यहाँ व्यापार करने लगे, वो अपना कंपटीशन करने लगे, भारतीय राजाओं से इजाजत लेने लगे। भारतीय राजाओं से इजाजत लेने के बाद वो व्यापार अपना चालू कर चुके थे। साथियों, इसके बाद उधर मुगल काल की बात की जाए तो मुगल काल में औरंगजेब के बाद राज्यों में और मुगल राज्य में विघटन जारी हो जाता है। इसमें मुगल काल में विघटन जारी हो जाता है। जब विघटन जारी हो जाता है तो इसी का फायदा उठा करके उस समय के कुछ बड़े राज्य, जिसमें बंगाल आपका होगा, बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत होता है, अवध यानी उत्तर प्रदेश का हिस्सा, ये भी बहुत बड़ा प्रांत होता है, हैदराबाद आंध्र प्रदेश का पूरा हिस्सा, ये भी बहुत बड़ा प्रांत होता है, और कर्नाटक ये भी बहुत बड़ा प्रांत होता है। ये राज्य अपने आप को अलग कर लेते हैं, अर्थात ये कहते हैं अब मैं स्वतंत्र हूँ। हालांकि बंगाल के राजा जो शासक था मुर्शिद कुली खां और अलीवर्दी खां ने कभी भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित नहीं किया, लेकिन फिर भी बात मानता था वो मुगल राजाओं की, लेकिन ये स्वतंत्र काम करता था। अब इस जैसे ही मुगल राज्य का विघटन चालू होता है, उधर जो होते अंग्रेज और जो बाकी यूरोपीय कंपनियां थी उसमें संघर्ष जारी होता है और वो एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगी होती हैं। इधर फूट पड़ती है राजाओं में, और राजाओं में जैसे ही फूट पड़ती है वैसे ही अंग्रेजों की एक नीति होती है भारत विजय की, उसे अपना सक्सेस कर लेते हैं। और ये करते कैसे सक्सेस है? पहला कर्नाटक का युद्ध लड़ते हैं जो 1744 और से 63 तक होता है। फिर वो फ्लासी का युद्ध लड़ते हैं और बक्सर का युद्ध लड़ते हैं। कहाँ लड़ते हैं? बंगाल में। कहाँ लड़ते हैं? बंगाल में। बंगाल में ही ये सारे युद्ध क्यों होते हैं? इसका प्रमुख कारण है कि उस समय सबसे धनी प्रांत बंगाल था और जो बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित भी था। बंगाल की खाड़ी से वो व्यापार आसानी के साथ कर सकते थे। इंडोनेशिया, इधर म्यांमार, जापान आदि देशों से तो व्यापार आसानी के साथ कर भी सकते थे। इसीलिए वो बंगाल को महत्वपूर्ण केंद्र बनाए। साथियों, इस बंगाल फ्लासी की लड़ाई 1757 में होती है और बक्सर की लड़ाई 64 में होती है। अगर कभी भूलना हो तो बक्सर में अक्षर 4 हैं, 1 2 3 4, और ध्यान देना 1764 में भी अक्षर 4 है। बोलने का चांस नहीं रहेगा, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होगी। प्लासी में 3 ही 2 ही अक्षर है और बक्सर में 4 है, तो आप भूलेंगे नहीं बक्सर का युद्ध 64 में हुआ है। फिर मैसूर 1799 में संधि होती है टीपू सुल्तान के साथ, और मराठा संघ की समाप्ति भी 1817 से 1818 तक हो जाती है। फिर पंजाब का भी अधिग्रहण 1849 में कर लेते हैं। फिर आगे बात कर लेते हैं, जैसे ये सब होगा अब इनके पास सारा क्षेत्र आ जाता है। अब ये चाहते हैं सिर्फ मात्र अंग्रेज चाहेंगे, वो सिर्फ व्यापार चाहेंगे और अधिक से अधिक धन लाभ कमाना चाहेंगे। यही इनकी पूरी रणनीति बन जाती है और इसी रणनीति में ये दासता का बंधन चालू करते हैं। मतलब अब ये जो है व्यक्तियों को गुलाम बनाना चालू करेंगे, कहने मतलब कांटेक्ट करना चालू कर देंगे। जैसे तिनकटिया पद्धति जिसके खिलाफ गांधी जी ने आंदोलन किया था, तो उसमें उन्होंने लीज पर खेती ले ली जाती थी। बात कर लेते हैं अंग्रेजों के द्वारा विभिन्न सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक नीतियों द्वारा भारत का शोषण करना उनका प्रमुख कार्य हो चुका था। और जब ये शोषण करेंगे भारतीय जनता का, तो इसके खिलाफ में आपको अगर कहीं परेशानी मिल रही तो उसके खिलाफ में कहीं ना कहीं आप विरोध तो करेंगे ही करेंगे। अगर विरोध करेंगे तो इसी प्रकार अंग्रेजों ने जब ये नीतियां अपनाई तो इसी के खिलाफ विरोध चालू हुआ, और इस विरोध की प्रतिक्रिया कब आई? ये 1857 में एक क्रांति के माध्यम से आ गई, जिसने अंग्रेजों की नींव को ही हिलाकर रख दिया था। बात कर लेते हैं अब जैसे क्रांति होगी तो
तो उसमें कुछ बुद्धिजीवी वर्ग सामने आ जाएंगे। और क्रांति होने का कारण क्या था? उसमें सामाजिक सुधार हो रहे थे, अर्थात मुख्य कारण धार्मिक ही था और आर्थिक कारण था, जिसमें से राष्ट्रवादी जागरण चालू हो जाएगा, सामाजिक और धार्मिक सुधार चालू कर दिए जाएंगे। कौन चालू करेगा? ये चालू करेंगे बुद्धिजीवी वर्ग चालू करेगा। राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना हो जाएगी और उसी दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। कब होती है? 1885 में। स्वतंत्रता संग्राम की गतिशीलता भी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि अब हमारे यहाँ बुद्धिजीवी वर्ग होशियार हो जाता है और आगे काम करना प्रारंभ कर देता है। इसमें कांग्रेस की प्रमुख भूमिका होती है और नरम और गरम दल दो बनते हैं इसमें कांग्रेस में। और यही नरम दल और गरम दल जैसे ही ठंडे पड़ते हैं, तुरंत हमारे यहाँ एक तीसरा वर्ग बनकर आ जाता है, जिसे बोलते हैं क्रांतिकारी वर्ग। ये क्रांतिकारी आंदोलन 2 चरणों में होते हैं। जैसे ही क्रांतिकारी आंदोलन चालू प्रारंभ होते हैं, उसी समय हमारे महापुरुष गांधी जी की एंट्री हो जाती है। किसी एंट्री होती है? गांधी जी की एंट्री हो जाती है। और गांधी जी की एंट्री होगी तो बस पूरा इतिहास ही बदल जाएगा और वो उनके प्रयासों के फलस्वरूप भारत आजाद हो जाएगा। बहुत सारे आंदोलन गांधी जी करेंगे जिसके तत्कालीन कारण होंगे और इसके बाद भारत आजाद हो जाएगा 1947 में। स्वतंत्रता के बाद अब जब भारत होगा, उस समय तत्कालीन समस्याएं भारत की भुखमरी, भारत की आर्थिक व्यवस्था और भारत के आर्थिक हालात ही होंगे। और तत्कालीन समस्या सबसे बड़ी होती है विश्व, क्योंकि विश्व में भारत किसके साथ जाए किसके साथ ना जाए, और यही सबसे बड़ी समस्या। इसीलिए भारत की नीति हमेशा गुटनिरपेक्ष रही, यानी किसी के साथ में भारत नहीं जाने का फैसला लेता है। साथियों के आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा था। अगर आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो कमेंट में जरूर बताएं कि क्या कमी है, ताकि मैं अगले वीडियो में सही कर